यूक्रेन में फिर शुरू हुई है रूसी बमबारी। ओडेसा में ब्लैक सी इस्कंदर मिसाइल का हमला हुआ है। देर शाम हुए हमले में भीषण तबाही हुई है। सुबह हुए हमले में 30 की मौत हुई है, 73 जख्मी हुए लोग। आज रात ओडेसा में हवाई हमले का अलर्ट जारी है। तो ब्लैक सी से जानकारी मिल रही है इस्कंदर मिसाइल का हमला हुआ है। साथ ही इंफॉर्मेशन ये कि देर शाम हुए हमले में भीषण तबाही हुई है। इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि यूक्रेन पर बीती रात से जारी है रूसी हमले। यूक्रेन के 16 शहरों पर 24 घंटे से बम वर्षा। 15 मार्च यानी कल से रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, जो 17 मार्च तक जारी रहेगा। बस इसी चुनावों को प्रभावित करने के लिए यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक अटैक प्लान तैयार किया है ताकि पुतिन फिर से रूस के प्रेसिडेंट न बने। और जानते हैं, बीते 12 मार्च से लगातार यूक्रेनी फौज रूस में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, मगर यूक्रेन की इस हिमाकत का पुतिन ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद यूक्रेन के 16 शहर बारूद से थर्रा उठे। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटों से नॉन स्टॉप आक्रमण जारी है, जिससे यूक्रेन के अस्तित्व पर भी ग्रहण लग चुका है। आखिर कैसे, देखिए। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, कहीं आत्मघाती ड्रोन ने तबाही मचाई, कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी दहली, तो कहीं MLRS और मिसाइलों ने बारूदी कोहराम मचाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कीव से लवीव तक, ज़ेपोरिज़िया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, सूमी से डोनेस्क तक, अवदीव्का से लीमन तक, ओडेसा से सूमी तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। बीते 24 घंटों में यूक्रेन के 16 शहर पुतिन प्रतिशोध की भेंट चढ़ गए। रूसी ब्रिगेड के बारूदी जलजले से दहल गए। मगर बीती रात पुतिन ने यूक्रेन के जिस इलाके में सबसे प्रचंड प्रहार किया वो ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था, जहां डबल फ्रंट से अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। मसलन पोर्ट सिटी ओडेसा पर आसमान और समंदर से हमला हुआ। रूस ने 8 मिसाइल और 27 शाहिद ड्रोन से ओडेसा दहलाया। रूसी सेना ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर भी स्ट्राइक की। रूसी हमले में 30 लोग मारे गए जबकि 73 लोग घायल हुए। ओडेसा समेत यूक्रेन के 16 शहर पूरी तरह ध्वस्त हो गए क्योंकि रशियन ब्रिगेड ने इन 16 शहरों पर बेहिसाब बारूद बरसाया। जानते हैं, यूक्रेन में प्रचंड बारूदी कोहराम मचना तय भी था क्योंकि 12 मार्च के बाद से यूक्रेनी सेना कुछ ऐसा कर रही है जो पुतिन को कतई रास नहीं आ रहा था।
12 मार्च से यूक्रेनी सेना रूस में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। बेलगोरोद और कुर्स्क बॉर्डर से रूस में एंट्री करने का प्लान तैयार हुआ। यूक्रेन ने इसके लिए बेलगोरोद और कुर्स्क में जबरदस्त ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन के इस हिमाकत से पुतिन भड़क उठे, क्योंकि बेलगोरोद और कुर्स्क पर चढ़ाई करना, रूस की सीमा में दाखिल होना सीधे पुतिन को चैलेंज देने जैसा था। बस फिर क्या, रूसी डिफेंस ने ड्रोन, MLRS मिसाइलों, आर्टिलरी, टैंकों और हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से धावा बोल दिया। बेलगोरोद और कुर्स्क बॉर्डर से रूस में दाखिल होने की कोशिश करने वाली यूक्रेनी फौज पर पुतिन ब्रिगेड मौत की तरह बरसी। जी हां, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महज 3 दिनों के भीतर यूक्रेन के करीब 1500 से ज्यादा सैनिक रूसी हमले में मारे गए। इसके अलावा रूस के विस्फोटक आसमानी प्रहार में यूक्रेन के 20 टैंक और करीब 23 आर्म्ड व्हीकल भी तहस नहस हो गए। इतना ही नहीं, रूसी डिफेंस ने दक्षिण पूर्व से लेकर सेंट्रल यूक्रेन तक के 16 शहरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में हमले किए, जहां एक तरफ यूक्रेनी शहरों को दहलाने के लिए फैब 500, फैब 1000 और फैब 1500 जैसे विनाशक ग्लाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव और तटीय शहर ओडेसा में रूसी सेना बैलिस्टिक मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन से सीरियल अटैक करती दिखी। आपको बता दें कि बेलगोरोद और कुर्स्क रीजन से रूस पर चढ़ाई का प्लान खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तैयार किया था और इस ऑपरेशन के लिए यूक्रेन ने करीब 2500 से ज्यादा सैनिक, करीब 40 टैंक और 50 आर्मर्ड व्हीकल बेलगोरोद और कुर्स्क बॉर्डर पर तैनात किए। मगर रूसी हमले में सब कुछ खाक हो गया, क्योंकि पुतिन की ब्रिगेड ने सरहदी इलाकों में ऐसा सुरक्षा घेरा बना रखा था जिसे तोड़ पाना यूक्रेनी फौज के लिए आसान नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपनी जमीन और कब्जे वाले इलाके बचाने के बजाय अचानक ही ज़ेलेंस्की ने रूस पर धावा बोलने का प्लान क्यों बनाया? क्यों चंद सैनिकों को रूस जैसी ताकतवर फौज से लड़ने के लिए छोड़ा? तो आपको बता दें कि असल में यूक्रेन का प्लान रूस में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करना था। जी हां, 15, 16 और 17 मार्च यानी 3 दिन रूस में वोटिंग है। लिहाजा यूक्रेन का मकसद वोटिंग को प्रभावित करना था, मतदान वाले इलाकों में बड़े हमलों को अंजाम देना था। रूसी वोटिंग सिस्टम को ध्वस्त करने के मकसद से यूक्रेन ने पहले एंटी रूस संगठनों की मदद ली और फिर बीते 3 दिनों से यूक्रेनी सेना खुद रूस में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। यूक्रेन की हिमाकत इतनी बढ़ गई कि खुद प्रेसिडेंट पुतिन को इस मसले पर बयान देना पड़ा। पुतिन ने इस बयान के साथ ही यूक्रेन को चेता दिया था कि अगर रूस में हो रहे चुनावों को प्रभावित किया गया, अगर यूक्रेन ने कोई दखलंदाजी की, तो अंजाम बेहद भयावह होगा। बावजूद इसके यूक्रेन ने रूसी सीमा में घुसपैठ का प्लान बनाया। बस फिर क्या, पुतिन के बारूदी प्रकोप में यूक्रेन धुआं धुआं हो गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, रूसी ऑयल रिफाइनरी पर नया यूक्रेन से हमला हुआ है और रूस के जानकारी मिल रही है कि समारा के तेल संयंत्र पर ड्रोन अटैक हुआ है। हमले के बाद दोनों रिफाइनरी में आग लगी है। पिछले 72 घंटे में रूस की 13 रिफाइनरी पर हमले किए गए हैं। एक बार फिर से रूसी ऑयल रिफाइनरी पर नया यूक्रेन हमला, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। रूस के समारा के तेल संयंत्र पर ये ड्रोन हमले हुए हैं। यूरोप में एटमी युद्ध का अंदेशा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब खुले तौर पर नेटो देश यूक्रेन के बचाव में उतर आए हैं। वीमर ट्रायंगल कहे जाने वाले 3 देश पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस के नेताओं की बर्लिन में मीटिंग होती है, जिसके बाद संयुक्त रूप से बयान जारी होता है, जिसमें सीधे तौर पर रूस को धमकी दी जाती है और धमकी में किसी भी हद तक जाने की बात कही जाती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि वो हद एटमी हमला तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो रूस पलटवार में पूरे यूरोप में विनाश मचा सकता है, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि रूस की सुरक्षा के लिए वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बेझिझक करने को हर वक्त तैयार है। ये है वीमर ट्रायंगल, ये है रूस को पराजित करने का ब्रह्मास्त्र, ये है यूरोप के स्वघोषित वीर, ये हैं रूस के सबसे बड़े दुश्मन जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड। और तीनों देशों के प्रतिनिधि जब बर्लिन में मिले तो क्रेमलिन की निगाहें इन्हीं पर टिकी थी, क्योंकि बर्लिन में तय हो रहा था कि यूक्रेन रूस में युद्ध किस दिशा में जाएगा और यूरोप में तबाही का बवंडर आएगा या नहीं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने जब मीडिया के कैमरों के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हौसला जताया कि वो हर कदम यूक्रेन के साथ हैं, तभी से यह तय हो गया कि यूरोप कभी भी विश्व युद्ध की आग में झुलस सकता है और रूस में 5 करोड़ लोगों की तबाही का तूफान कभी भी आ सकता है। इस तबाही का रोड मैप नेटो ने कैसे तैयार किया है वो बताएं। उससे पहले समझिए, बर्लिन में जब वीमर ट्रायंगल के नेता मिले तो यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर क्या दावा किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने ही यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार पहुंचाए। फ्रांस ने यूक्रेन में नाटो सेना उतारने की जिद ठानी थी और बातचीत के बाद जर्मनी और पोलैंड भी इसके लिए राजी दिखे। जाहिर है इससे रूस का पारा बढ़ने लगा, क्योंकि एक बार फिर मैक्रो ने उसी तरह की हुंकार भरी। इस बीच क्रेमलिन पर दबाव बढ़ गया है कि वो पूरी तरह से यूक्रेन का खात्मा करे, साथ ही यूरोप के उन देशों को ब्लैकलिस्ट करे जो यूक्रेन के मददगार हैं। जिसमें जर्मनी का नाम टॉप 5 में है। जर्मनी की तरफ से फिर कहा गया कि वो रूस पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को देगा। तीन ताकतवर देशों ने जिस तरीके से रूस को खुला चैलेंज किया है, उससे जाहिर है कि यूरोप में नेटो की तैयारी किस स्तर की है। यहां तक कि नेटो ने रूस पर एटमी हमले का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। यूरोप की 3 शक्तिशाली देश इस दफा ठीक उसी तरह मिले हैं जैसे 33 साल पहले साल 1991 में मिले थे। उस वक्त जर्मनी के वीमर सिटी में जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस के विदेश मंत्री मिले थे, इसीलिए इस ग्रुप को नाम मिला वीमर ट्रायंगल। हालांकि वो शीत युद्ध का आखिरी दौर था, तब तक सोवियत संघ काफी कमजोर हो चुका था, कई टुकड़ों में टूटने लगा था। लेकिन अब हालात अलग हैं, रूस काफी मजबूत स्थिति में है, इसलिए नेटो खुद को रूस से मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। नेटो ने रूस को धमकी दी है कि रूस में इतनी एटमी तबाही मचाई जाएगी जिससे रूस में 1 घंटे के अंदर 5 करोड़ मौत हो सकती है। यूएस एयरफोर्स में न्यूक्लियर एंड मिसाइल ऑपरेशन में एक्स ऑफिसर रहे जैक बरोय ने यह दावा किया है।
अगर रूस ने नेटो देशों पर एटमी हमला करने की जरूरत दिखाई तो बदले में नेटो की बहुत बड़ी तैयारी है। रूस के हर मिलिट्री बेस, हर शहर को तबाह कर दिया जाएगा, जिसमें शुरुआती 1 घंटे में ही करीब 4.5 करोड़ लोग रेडियो एक्टिव रेडिएशन से मारे जाएंगे। जैक बरोय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अनगिनत मिसाइल रूस के अलग अलग इलाकों पर गिरती दिखाई दे रही। जिसके बाद तेजी से रेडिएशन फैलता दिख रहा है। साथ ही मौत का आंकड़ा भी स्क्रीन पर बढ़ रहा है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि 5 करोड़ मौत हो सकती है और यह आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ भी जा सकता है। पेंटागन ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें सबसे पहले निशाने पर रूस के परमाणु बेस है, जहां एटमी अटैक होने से तबाही का दायरा कई गुना बढ़ सकता है। रूस की 6 न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड जो आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक पड़ती है, कोजेल्स्क और 33 चेवो साइट पर अमेरिकी हमला हो सकता है और वहीं उजहर और साथ ही 2 मेरोवस्की भी अमेरिका के निशाने पर है, जबकि कर्तले और एलिस्क में भी हमले किए जा सकते हैं। और इसके अलावा 3 नेवल बेस पर भी अमेरिकी F-35 एटम बम गिरा सकते हैं, जिसमें पहला नाम नेरपिकिया का है, उसके बाद यागेलिया और रायबेकिया भी निशाने पर है। न्यूक्लियर बॉम्बर एयरबेस पर खड़े रूसी जहाजों को अमेरिका ध्वस्त कर सकता है, जिसमें यूक्रेन का और एगेल्स एयरबेस पेंटागन की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। दरअसल नेटो ये समझ चुका है कि एटमी ताकत के मामले में रूस उससे आगे है, इसलिए नेटो युद्धाभ्यास के जरिए अपनी मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स पावर दिखा रहा है। इसके पीछे नेटो देशों की घबराहट भी है, क्योंकि पिछले साल जून में ही रूस ने अपने टैक्टिकल एटमी वेपन बेलारूस के बॉर्डर पर लगा दिए थे और एक और नई खेप जनवरी में भेजी गई थी। जहां से पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया के अलावा यूक्रेन पर भी एटमी हमला कर सकता है। लिथुआनिया ने सबसे पहले डर जाहिर किया था कि पुतिन कैलिनिनग्राड तक कॉरिडोर बनाकर बाल्टिक में बादशाहत कायम करने की फिराक में। ऐसे में रूस के पड़ोसी देशों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा रूस ने नेटो के उस मंसूबे को भी रौंदने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि फ्रांस और बाल्टिक देश यूक्रेन में अपने सैनिक उतार सकते हैं। जवाब देने के लिए रूस दुनिया भर के गरीब देशों से मर्सिनरीज युद्ध में लड़ने के लिए बुला रहा है। बाकायदा उन्हें रूसी सेना में रिक्रूट किया जा रहा है, जिसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग देकर यूक्रेन भेजने की तैयारी है, जिससे जब नेटो के सैनिक यूक्रेन में उतरे तो उनसे मुकाबले में रूस कमजोर न पड़े। ये लड़ाके क्यूबा, सर्बिया, सोमालिया, अफ्रीका, मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लैटिन अमेरिकी देशों से बुलाए जा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में पकड़े गए रूसी सैनिकों से खुलासा हुआ है कि अब रूस की तरफ से मर्सिनरी भी लड़ रहे हैं, जिन्हें रूस 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहा है। जिसमें एवरेज सैलरी $2000 प्रति महीने दी जा रही है। इसके साथ ही उनके परिवार की देखभाल का जिम्मा भी रूसी सेना संभाल रही है। यानी पुतिन लंबे युद्ध की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे यूरोप में नेटो का वर्चस्व खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस में विद्रोह की आग का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विद्रोहियों और सेना के बीच जंग तो सिर्फ बेलगोरोद और कुर्स्क में चल रही है, लेकिन मतदान के दौरान रूस के कई इलाकों के पुतिन खिलाफ बगावत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। रूस के कई पोलिंग स्टेशंस पर लोगों ने वोटिंग रुकवाने के लिए आग लगा दी। पेंट और पेट्रोल बम तक का इस्तेमाल किया गया। पुतिन ने बेकाबू होते विद्रोह को खत्म करने के लिए वायु सेना का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फाइटर जेट से बेलगोरोद पर बमबारी शुरू हो गई है। 500 किलो तक के बम से रूस अपनी जमीन को झुलसा रहा है।
रूस के फाइटर जेट, रूस का ही बारूद और धमाका भी रूस की ही जमीन पर। यह रूस के पायलट्स की कोई गलती नहीं बल्कि मिशन का हिस्सा है। यह रूस की सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो अपनी ही जमीन को हवाई हमले से बर्बाद कर दे, अपने ही शहरों को जला दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के शहरों में ही रूस के दुश्मन मौजूद हैं। कुछ रूसी नागरिक ही पुतिन की सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। रूस के लोग ही रूस के शहरों पर कब्जा कर रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को कैंसिल करवाने पर तुले हैं। बेलगोरोद की सीमा पर सख्त सुरक्षा के बावजूद रूसी बागियों की पलटन 12 मार्च को बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो गई। विद्रोहियों का काफिला बेलगोरोद होता हुआ कुर्स्क तक पहुंच गया। रूस की मुट्ठी भर फौज बागियों को रोकने में नाकाम रही। तेरह मार्च को विद्रोहियों ने कुर्स्क के गांवों पर कब्जा कर लिया। बेलगोरोद के कई इलाकों से सेना को भागना पड़ा। घातक हथियारों से विद्रोहियों के आगे रूसी सेना बेहद कमजोर साबित हुई। विद्रोहियों ने भीषण जंग के बीच बेलगोरोद और कुर्स्क को खाली करने का फरमान सुना दिया। वोटिंग से ठीक पहले लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। बेलगोरोद में भीषण जंग के बीच वोटिंग कराने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन कई जगहों पर धमाके हुए। रूस के दूसरे शहरों में वोटिंग कैंसिल करवाने की कोशिश की गई। आखिरकार रूस की वायुसेना ने मोर्चा संभाला और विद्रोहियों को परास्त करने का एक्शन शुरू हुआ। अब बेलगोरोद और कुर्स्क में अजीब हालात हैं। रूस के फाइटर जेट खुद अपने शहरों पर बमबारी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन रूस बॉर्डर के करीब क्या कुछ चल रहा है। रूस का बेलगोरोद बगावत की आग से बर्बाद हो रहा है। बेलगोरोद के ग्लोतोवो में भीषण जंग चल रही है। इसके अलावा ग्रूजस्कोय और कोजिंस्का में भी विद्रोहियों का तांडव जारी है। बेलगोरोद के गोरापोडोल में सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण जंग चल रही है। बेलगोरोद पर यूक्रेन से भी गोलाबारी जारी है। यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात वेम्पायर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से मिसाइल हमला किया गया और इस हमले से बेलगोरोद में भारी तबाही हुई है। बेलगोरोद में मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी भी बताए गए हैं। शुक्रवार को बेलगोरोद सिटी में एक ट्रक में जोरदार धमाका हुआ। दहशत की वजह से वोटिंग कैंसिल करनी पड़ी। बेलगोरोद में आपातकाल लागू कर दिया गया है। बेलगोरोद में अब रूस की वायुसेना का हमला शुरू हो चुका है। विद्रोहियों के कैंप को टारगेट किया जा रहा है। दावा है कि हवाई हमले में कई विद्रोहियों की मौत हो गई है। हवाई हमले से बेलगोरोद की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब बेलगोरोद में रह रहकर एयर अलर्ट का सायरन गूंज रहा है। एक तरफ रूसी वायुसेना को विद्रोहियों के ठिकाने पर हमला करना है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना बॉर्डर पार से लगातार बेलगोरोद पर हमला कर रही है। यूक्रेन ड्रोन से बेलगोरोद के रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। कई मिसाइलें भी दागी गई हैं।
बेलगोरोद अब सबसे नया वॉर जोन बन चुका है। बेलगोरोद में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बेलगोरोद के कई इलाकों में वोटिंग नहीं हो सकी। कुर्स्क बेलगोरोद के लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। विद्रोह की इस आग के बीच वोटिंग कैंसिल करवाने की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। रूस के बेलगोरोद में विद्रोही पोलिंग बूथ तक पहुंचने में कामयाब रहे और वोटिंग के दौरान एक पोलिंग स्टेशन धमाके से दहल उठा। वोटिंग के दौरान पुतिन के विद्रोही रूस के कई इलाकों में नजर आए। रूस के युग्रा इलाके में एक महिला ने पोलिंग स्टेशन में आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया। यहां पुतिन विरोधी एक शख्स ने पोलिंग स्टेशन की एंट्री पर आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगाने वाले के पास बोतल में कोई केमिकल था। एक महिला ने वोट डालने के बाद बैलेट बॉक्स में काला रंग डाल दिया ताकि वोटिंग कैंसिल हो जाए। रूस में अचानक इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि रूस में पुतिन के तख्ता पलट की कोशिश कितने बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। वोटिंग में कितनी बड़ी धांधली हो रही है, इसका भी सबूत सोशल मीडिया पर डाला गया है। लोगों को वोट देने के लिए जो पेन दिए जा रहे हैं, उसमें मैजिक इंक है जो आसानी से मिटाया जा सकता है। रूस में पनप रहे इस विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। रूस में भारी अफरा तफरी के बीच अब फैब 500 जैसे घातक बम का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। ये बेलगोरोद के वो इलाके हैं जहां फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन के विद्रोही जमा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस के घातक बम अपने ही देश की जमीन को दहला रहे हैं। विद्रोहियों के सफाई के लिए पुतिन ने बेलगोरोद में चेचन फोर्स को भेजा है। कोचिंका इलाके में रशियन वॉलंटियर कोर और चेचन फोर्स के बीच भयंकर जंग चल रही है। सड़कों और रिहायशी इलाकों में विद्रोहियों और चेचन फोर्स के जवान आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। बेलगोरोद के लोगों का आरोप है कि रिहायशी इमारतों के बीच सेना MLRS तैनात कर रही है। रूस में विद्रोहियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। दूसरी तरफ बेलगोरोद में स्पेशल कमांडो फोर्स को भेजने की तैयारी है। पुतिन फिलहाल मतदान के तीसरे दिन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद यानी 18 मार्च से बड़ी तैयारी के साथ बेलगोरोद और कुर्स्क पर हमले की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 7 दिन में रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर 180 डिग्री बदल गया है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के टैंकों और रिफाइनरीज पर अग्निवर्षा कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना को ये पावर बूस्टर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है। एक तरफ जेलेंस्की को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से बड़ी ग्रांट मिल रही है, उसकी गारंटी मिल रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो के बड़े नेताओं को रूस को हराने की रणनीति बनाने और यूक्रेन को नए हथियार देने के काम पर लगा दिया है। इस बीच रूस के लिए बुरी खबर यह है कि पुतिन के तेल साम्राज्य पर नेटो ने बड़ा हमला शुरू कर दिया है। अमेरिकी संसद में खड़े होकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ठग, सनकी और पागल तक कह दिया। लेकिन बाइडेन की इस तल्ख भाषा का एक खास मकसद था, यूक्रेन को युद्ध में नई ग्रांट दिलाना। जो बाइडेन की रणनीति काम कर गई। अमेरिकी संसद और यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन को युद्ध के लिए नया रिचार्ज मिल गया।
अमेरिका और ईयू की ओर से नई और बड़ी ग्रांट की गारंटी मिल गई तो यूक्रेन की सेना का जोश हाई हो गया। इधर नई मदद का ऐलान हुआ, उधर डोनेस्क से लेकर लुहांस्क तक आगे बढ़ते रूसी टैंकों पर यूक्रेन ने ड्रोन से अग्नि वर्षा शुरू कर दी। डोनेस्क में एक के बाद एक रूस के कई T-72B3M टैंक तबाह हो गए तो लुगांस्क में भी रूस के शक्तिशाली T-72 टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। उधर डोनेस्क से लेकर लुगांस्क तक आगे बढ़ते रूसी टैंकों पर यूक्रेन ने ड्रोन से अग्नि वर्षा शुरू कर दी। डोनेस्क में एक के बाद एक रूस के कई T-72B3M टैंक तबाह हो गए तो लुगांस्क में भी रूस के शक्तिशाली T-72 टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से यूक्रेन के लिए $60 बिलियन की नई मदद देने के लिए सहमति मांगी है। इससे पहले व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि वो रूस के खिलाफ जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना को मदद के लिए $300 मिलियन कीमत के हथियार और भेजेगा। यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को 4.5 अरब यूरो की नई मदद करने का ऐलान कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के बजट कमिश्नर जोहान्स हैन ने 15 मार्च को घोषणा की है कि यूक्रेन को अगले सप्ताह ही 4.5 बिलियन यूरो यानी $4.9 बिलियन की बड़ी रकम मिल जाएगी। ईयू ने इस मदद के अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव को अगले महीने अलग से $1.5 बिलियन यानी करीब $1.6 बिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। इतनी बड़ी ग्रांट का मतलब यही है कि नेटो ने रूस और यूक्रेन की जंग में और बारूद डालने का इंतजाम कर दिया है। अब ये युद्ध और हिंसक और भयानक हो जाएगा। अमेरिका और ईयू से नई ग्रांट और नए हथियार मिलने के ऐलान के साथ ही जंग में यूक्रेन के तेवर बदल गए हैं। आसमान से ड्रोन अग्नि वर्षा करने लगे तो सड़क पर एंटी टैंक माइन बिछाकर भी रूसी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से बड़ी आर्थिक मदद मिल रही है तो जर्मनी और ग्रीस से भी नए हथियार मिल रहे हैं। रूस को हराने के लिए जो बाइडेन ने सबको काम पर लगा दिया है। ग्रीस को ग्लोबल मार्केट से गोला बारूद खरीदकर सीधे यूक्रेन तक सप्लाई करने का नया काम सौंपा है। जर्मनी की मशहूर मीडिया मैगजीन डेर स्पीगल ने रिपोर्ट छापी है कि जर्मनी के विदेश मंत्री ने चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से यूक्रेन तक टॉरस क्रूज मिसाइल पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट की है। ज़ेलेंस्की कई बार जर्मनी से 500 किलोमीटर तक सटीक निशाना साधने वाली टॉरस क्रूज मिसाइल मांग चुके हैं, लेकिन अभी तक ओलाफ शोल्स ने इसके लिए हाँ नहीं कहा है। अब रूस की बड़ी तेल रिफाइनरी पर हुए इस ड्रोन धमाके के वीडियो को गौर से देखिए। यूक्रेनी कामिकाज़े ड्रोन ने रूस में एक प्रमुख तेल रिफाइनरी में एक बड़ा विस्फोट किया। ये हमला पुतिन के ऑयल एम्पायर को ध्वस्त करने वाले नेटो के ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले तेज कर दिए हैं। ये हमला पिछले 4 दिन में हुआ ऐसा 5वां हमला है। पिछले कुछ दिनों में ही यूक्रेन ने रूस की 25% ऑयल सप्लाई बाधित करने का दावा किया है। रूस के एनर्जी सेक्टर पर हुए हालिया हमलों में मॉस्को के दक्षिण पूर्व में रियाजान, यूक्रेनी सीमा के करीब रोस्टोव, राजधानी से लगभग 300 किलोमीटर पूर्व में निज़्नी नोवोगोरोड, सेंट पीटर्सबर्ग के करीब किर्शी शहर और पेरवी में रूस के बड़े ऑयल डिपो पर निशाना बनाया गया है। 12 मार्च को निज़्नी नोवोगोरोड के करीब नॉर्सी रिफाइनरी पर हमला हुआ था। इस अकेली रिफाइनरी से रूस को कुल खपत का 6% तेल और 11% गैसोलीन मिलती है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस साल उसके ड्रोन हमलों से रूस की 6.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 25% हिस्सा प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा को पूरी तरह से तबाह करने का फरमान जारी कर दिया। ऐसे में हमास और हूती का पारा बढ़ गया। हमास और हूती ने मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसमें साउथ इजराइल को कब्रिस्तान बनाने का मंसूबा है। दूसरी तरफ हूती ने हिंद महासागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले करके बता दिया कि वो गाजा का बदला इसी तरह से लेता रहेगा।
हूती की पश्चिमी देशों को धमकी, तुम एक मारोगे वो 10 मारेगा। तुम गाजा में तबाही मचाओगे वो लाल सागर में हमले करेगा। तुम राफा में स्ट्राइक करोगे वो हाइफा को शमशान बना देगा। और जो हूती ने कहा है वो वैसा कर भी रहा है। कुछ दिन पहले हाइफा पोर्ट पर हूती ने विध्वंसक हमला किया और अब फिर से बड़े हमले की धमकी दी है। दूसरी तरफ हमलों का दायरा लाल सागर से बढ़ाकर हिंद महासागर तक पहुंचा दिया है। हूती के बारूदी बवंडर में टास्क फोर्स की सारी प्लानिंग बेकार साबित हुई है। लाल सागर में हूती के ड्रोन और मिसाइल को टास्क फोर्स इंटरसेप्ट कर भी रही थी, लेकिन हिंद महासागर में तो हूती पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। उसके हमले लगातार बढ़ रहे हैं। हूती ने 3 अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है, साथ ही एक इजरायली कार्गो शिप पर हमला कर दिया। हमले इतने विध्वंसक थे कि चारों जहाजों पर आग लग गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जहाजों को बचा लिया गया है। अमेरिका ने यह तक दावा किया है कि युद्धपोत पर लगे डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही हूती की मिसाइल मार गिराई। अगर ऐसा है तो फिर हिंद महासागर में जहाजों में आग कैसे लगी? इस पर टास्क फोर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ब्रिटेन जैसे देश का विमान और उस विमान में रक्षा मंत्री जैसा वीआईपी सवार, फिर भी विमान का जीपीएस सिग्नल खराब हो गया। पूरी दुनिया इस खबर से हैरान है। अब एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ब्रिटिश वायुसेना का भारी भरकम विमान में जरूरी डिफेंस सिस्टम था ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने विमान पर हो रहे 2100 करोड़ रुपए को बचाने के लिए बहुत जरूरी उपकरणों में लगाया ही नहीं। और दूसरी तरफ नेटो देशों और रूस के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका और ब्रिटिश जासूसी जहाजों ने कैलिनग्राद के कई चक्कर लगाए हैं और रूस के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की है। एक शक्तिशाली देश का विमान आखिर आसमान में लाचार क्यों हो गया? यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्री को लेकर उड़ने वाला विमान क्या किसी भी मामूली हथियार से हैक किया जा सकता है? ताकतवर रूस का जीपीएस और सैटेलाइट सिग्नल्स जाम करने वाला हथियार है या फिर ब्रिटिश वायुसेना का फैल्कन 900 विमान इतना कमजोर है? रिपोर्ट के मुताबिक विमान के खर्च में कटौती करने की वजह से इसमें डिफेंस सिस्टम लगाया ही नहीं गया था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान पर 2100 करोड़ रुपए का खर्च बचाया गया, जिसकी वजह से विमान में एंटी मिसाइल जैमर नहीं लगाया गया, जैम प्रूफ संचार सिस्टम नहीं लगाया गया, सेना के मानक वाले उपकरण नहीं लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने रॉयल एयरफोर्स के बजट को बचाने के लिए वीआईपी को लेकर जाने वाले विमानों के खर्च में कटौती की थी।
इसके विपरीत कैलिनिनग्राद में रूस के जो जीपीएस और सिग्नल्स जैम करने वाले हथियार तैनात हैं, वो बेहद शक्तिशाली हैं। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सीक्रेट हथियार का नाम तोबोल है। रूस के कैलिनिनग्राद में कुल 7 तोबोल सिस्टम की तैनाती है जो जीपीएस सिग्नल को रोक सकते हैं। माना जाता है कि तोबोल सैटेलाइट के समान सिग्नल भेजता है जिससे जीपीएस का सिग्नल आना बंद हो जाता है। जीपीएस सिग्नल खत्म होने की वजह से समंदर में जहाजों में टक्कर हो सकती है, विमान रास्ता भटक सकते हैं और हादसे हो सकते हैं। यानी रूस ने एक ऐसी अदृश्य मिसाइल तैयार कर ली है जिससे विमानों और जहाजों का शिकार किया जा सकता है। पुतिन के सीक्रेट हथियार को लेकर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। ये तोबोल है या फिर कोई नया हथियार, ये कोई नहीं जानता। और ना इस बात के कोई ठोस सबूत हैं कि ब्रिटिश रक्षा मंत्री के विमान के सिग्नल गायब होने के पीछे रूस का हाथ है। हालांकि नेटो ने जांच शुरू कर दी है। पिछले महीने एक रूसी मिसाइल ने ओडेसा पर हमला किया था जब ग्रीक पीएम यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वहां दौरे पर थे। नेटो ने इस घटना को भी गंभीरता से लिया था। अब ब्रिटिश रक्षा मंत्री के विमान के सिग्नल जाम को नेटो ने रूस का हद से बाहर जाना कहा है। लेकिन नेटो फिलहाल रूस के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने की कोशिश में है ताकि साबित हो सके कि रूस ने नेटो के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉर की शुरुआत कर दी। सिग्नल जैम की घटना के फौरन बाद अमेरिका और ब्रिटेन के जासूसी विमानों को रवाना किया गया था। इन विमानों ने रूस के कैलिनिनग्राद के कई चक्कर लगाए और सबूत जुटाने की कोशिश की। अमेरिका और ब्रिटेन के रिवन जॉइंट नाम के विमान इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सेंसर से लैस हैं और अगर जमीन या आसमान से किसी तरह का सिग्नल भेजा जाए तो उसकी पहचान कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटिश जासूसी विमान ने कैलिनिनग्राद के कई चक्कर लगाए और घंटों बाल्टिक क्षेत्र में मौजूद रहे। अगर नेटो को रूस के खिलाफ जैमिंग के सबूत मिले तो नेटो के पास रूस के खिलाफ जंग छेड़ने का एक बड़ा मुद्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पुतिन से भी ज्यादा टेंशन किम जोंग उन ने दे रखी है। बात बात में लॉन्ग रेंज वाली एटमी मिसाइल दागने वाले किम ने पहली बार अपनी परमाणु यूनिट को अलर्ट और वॉर रेडी कर दिया है। एटमी जंग की तैयारी देखने के लिए किम जोंग उन खुद रिहर्सल ग्राउंड पर पहुंच गए, लेकिन उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर दौड़ती एक कार ने पूरे पेंटागन में खलबली मचा दी। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर पुतिन की ऑरिस लिमोजीन कार दौड़ रही थी। इस खास कार के साथ स्कॉट कारों का पूरा काफिला था। हर कार पर नीले और लाल रंग की लाइट लगी थी। शहर के बीच से खेतों के बीच बनी सड़कों से, पुल के ऊपर से, जहां से भी ये कार गुजरी वहां सुरक्षा इतनी सख्त थी कि आसपास किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अचानक पुतिन की ये खास कार और उसके साथ चल रहा काफिला एक ग्रीन हाउस फार्म में बढ़ गया। कई लोग कार की तरफ दौड़ पड़े। गार्ड ने दौड़कर दरवाजा खोला तो पुतिन की कार के अंदर से उत्तर कोरिया का तानाशाह
किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू के साथ बाहर निकला। किम जोंग उन पुतिन से गिफ्ट में मिली खास कार में बैठकर वॉर एक्सरसाइज देखने पहुंचा था। पुतिन की कार में बैठकर किम के तेवरों में ही पुतिन वाली न्यूक्लियर गर्मी आ गई, क्योंकि किम ने पहली बार अपनी परमाणु यूनिट को वॉर अलर्ट कर दिया। पुतिन से गिफ्ट में मिली लग्जरी लिमोजीन कार में बैठकर वॉर ड्रिल देखने पहुंचे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को एक नए वॉर टैंक में बैठे भी देखा गया। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि ये टैंक उन्होंने खुद बनाए हैं। किम ने इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक करार दिया है। अब सवाल यह है कि पहली बार परमाणु यूनिट को वॉर अलर्ट करके नए टैंक के साथ वॉर ड्रिल करके और पुतिन की कार के साथ वीडियो जारी करके किम जोंग उन अमेरिका को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।